एस्थेटिक्स की अम्ब्रेला को देखें ना, इट्स वेरी वास्ट। एस्थेटिक प्रोसीजर्स का एकदम से ट्रेंड पाकिस्तान में बूम लिया है, तो क्या इस वजह से आपने कॉस्मेटोलॉजी सेलेक्ट की? अगर आप को खूबसूरती पसंद है तो आप वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं एस्थेटिक्स की तरफ। मुझे ओके। पर्सनली अच्छा दिखना पसंद है। सनब्लॉक क्या मेंस के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है यूज करना? अगर आप बात करें ना मेल्स और फीमेल्स की, तो सन एक्सपोजर हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसके लिए अच्छा है कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें। सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स के थ्रू होता है। हेयर पीआरपी एक्चुअली ये है कि आपके प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स हैं, वो हमने आपके ब्लड से लिए और उनको फिर हमने सबडर्मली उनको माइक्रो नीडलिंग के थ्रू एब्जॉर्ब करा लिया है बालों के अंदर। फेशियल थ्रेड्स इसलिए इन है क्योंकि एक तो ये कि ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे रहा है। मतलब फेशियल थ्रेड यहाँ पे 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स रफली ये दे रहा है ओह आपको टाइम। वाओ। या अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू द रेडवुड टाइम्स। आई एम योर होस्ट महक नईम। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम ब्यूटीफुल, और अगर आप पहले से ही ब्यूटीफुल हैं देन हाउ टू मेंटेन योर ब्यूटी। आज की पॉडकास्ट टोटली ब्यूटी रिलेटेड होने वाली है, सो डोंट स्किप, वॉच टिल एंड। हमारे साथ हैं स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर सना एहसान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं बिल्कुल महक? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर सना, सबसे पहले तो अगर मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन मांगू फॉर दोस्त हु डोंट नो यू येट, तो उनके लिए डॉक्टर सना कौन है? I am a dentist and an esthetician. I am a graduate of Army Medical College, and I am practicing cosmetology from past 6 years. And I am transforming faces and smiles. अच्छा डॉक्टर सना, एस्थेटिक प्रोसीजर्स का एकदम से ट्रेंड पाकिस्तान में बूम लिया है, तो क्या इस वजह से आपने कॉस्मेटोलॉजी सेलेक्ट की या इसका कोई और रीज़न था? ओह वेल, अगर आप को खूबसूरती पसंद है तो आप वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं एस्थेटिक्स की तरफ। मुझे पर्सनली अच्छा दिखना पसंद है। हम्म। और मुझे लोगों को अच्छा प्यारा बनाना पसंद होगा। डेफिनेटली अच्छा नहीं, इतना हम्म। प्यारा बनाना, मुझे हाँ। लगता है हर इंसान बहुत प्यारा है। हम्म। इन्हांसमेंट चाहिए होती है थोड़ी सी, और एस्थेटिक्स बहुत अच्छा बूस्ट देती है आपकी हम्म। खूबसूरती को। तो प्रेजेंटेबल एक लुक आ जाती है आपकी व्हेन यू आर वर्किंग, और इवन आपकी शादी करीब है, आपने घर से बाहर निकलना है। इवन हर बंदे को प्रेजेंटेबल और खूबसूरत दिखने का हक है। तो बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए आई थॉट पर्सनली कि आई शुड गेट इन दिस फील्ड। और एज अ डेंटिस्ट ये बहुत ईजी ट्रांजिशन है आपकी, क्योंकि हमसे ज़्यादा हेड एंड नेक, मतलब जो आप फेस के फीचर्स की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में डेंटिस्ट से ज़्यादा नो हाउ बाकी सबको नहीं इतनी होती। तो डेफिनेटली वो बहुत आसान होता है। आपने जब मुंह के अंदर इंजेक्शंस लगा रहे हैं, मुंह के अंदर सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं, कॉस्मेटिक हो गए या जर्नल डेंटिस्ट प्रोसीजर्स हो गए, तो फिर आप जब एस्थेटिक्स में आते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। अच्छा डॉक्टर सना, एस्थेटिक प्रोसीजर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसके अंडर कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आते हैं? ऑफ कोर्स बहुत से लोग फेस कर रहे होते हैं डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमें इस प्रॉब्लम के लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप एस्थेटिक्स की अम्ब्रेला को देखें ना, इट्स वेरी वास्ट, लाइक हम्म। बहुत ही वाइड सी अम्ब्रेला है। हम्म। और उसका रीज़न ये है कि एस्थेटिक्स में वो सारे प्रोसीजर्स आते हैं जो आपकी एनहेंसमेंट करें, फीचर्स की, ब्यूटी की, हम्म। स्किन रिलेटेड आपकी रीजनरेशन आती है। अब इसके अंदर ना कुछ होते हैं इन्वेजिव, और कुछ होते हैं मिनिमल इन्वेजिव, और कुछ होते हैं नॉन इन्वेजिव। तो हम्म। नॉन इन्वेजिव से हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो स्किन केयर रूटीन पहले होगी, फिर उसके बाद आप आते हैं तो ट्रीटमेंट्स में फेशियल्स आ जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बन हाइड्रा। फिर उसके बाद रीजनरेटिव थेरेपीज में पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग, ठीक है। ये इस एस्थेटिक प्रोसीजर्स ये के अंडर आते प्रोसीजर्स के हैं, अंडर आ ठीक रहे है। हैं। फिर उसके बाद आप अगर उसमें जाना चाह रहे हैं इन्वेजिव्स में, हम्म। तो मिनिमल इन्वेजिव में आप थ्रेड्स में आ जाते हैं, हम्म। फिर आप चले जाते हैं बुटॉक्स में, फिलर्स में। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आप आ जाते हैं जो प्रॉपर इन्वेजिव हैं, तो उसमें कॉस्मेटोलॉजी के जो आपके प्लास्टिक सर्जरीज आ जाती हैं, तो वो एक एक अलग डोमेन है। हम्म। तो ये सारी अम्ब्रेला तो एस्थेटिक्स की। अब स्किन रिलेटेड इश्यूज किस हद तक एस्थेटिक्स कवर करता है, डेफिनेटली अगर कोई डिजीजेस हैं स्किन की, हम्म। तो उसके लिए तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ओके। जाएं, कंसल्टेशन कराएं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी सूरज की वजह से आपको कोई एक्नी हो रही है, ये सब, तो वो प्रोटेक्शन और वो उसके एस्थेटिक प्रोसीजर सारे एस्थेटिक्स में आ जाएंगे। ठीक है। इन शॉर्ट जो भी डर्मा रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आगे फर्दर जो उनके ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं ना, अगर अप्लाई करने क्रीम और ऑइंटमेंट वो से, तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के। हाँ, तो वो आगे सारी एस्थेटिक्स में ठीक है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास आ जाती है। ठीक हो गया। डॉक्टर सना, आजकल हर दूसरी लड़की एस्थेटिक प्रोसीजर्स करा रही है। वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल होगी लेकिन फिर भी उसको
सेलिब्रिटीज़ को या फेमस सेलिब्रिटीज़ को या मीडिया पर्सन को दे के अपने ये प्रोसीजर्स करवाने ही करवाने हैं। तो मुझे बताएं, एस्थेटिक प्रोसीजर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, इनकी डिमांड क्रिएट की जा रही है या वाकई इसकी नीड है? अच्छा, एक तो है कि इसकी नीड तो है डेफिनेटली। जब आप अपनी लेट 20s से अर्ली 30s में इंटर हो रहे हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी और हेल्थ जो है उसका आपको ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें जैसे जर्नल हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, उसी तरह स्किन हेल्थ भी है। तो वो आपको एड्रेस तो करनी है। अब आप जितना जल्दी उसको स्टार्ट कर देंगे उतना पहले आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करना बंद कर ठीक है। देंगे, और आपकी स्किन ज़्यादा टाइम के लिए यंगर रहेगी, क्योंकि वो मेंटेन रहेगी, आपको नो हाउ है। लेकिन अगर आप कहें कि ऐसा है कि डिमांड क्रिएट की जा रही है, वेल आई कैन लाइक नॉट टोटली रिलेट टू इट, बिकॉज हाँ डेफिनेटली हमारी सेलिब्रिटीज ने थोड़ी पीआर प्रमोशन वगैरह की है, तो बट इन अ somehow गुड तो वे। डिमांड क्रिएट हुई है ना। हाँ, बट इन अ गुड वे, क्योंकि देखें अगर आप घर में हैं तो आप टीवी के थ्रू ही या अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही आप इस चीज़ तक पहुंच रही हैं कि एस्थेटिक्स कोई चीज़ है। इससे पहले पाकिस्तान में एकदम से बूम नहीं था इसका, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं था कि हमारी स्किन को इसकी ज़रूरत है। अभी भी लोग समझते हैं जब इशू हो गया है तो हमने एस्थेटिशियन के पास जाना है। मेरी क्लाइंट एज जो है वो ज़्यादातर एज ग्रुप जो है ना उनका, वो 45 ईयर्स से लेके देन लाइक 60 ईयर्स तक है, और उससे पहले उन्हें कोई पता ही नहीं है कि हमने जाना है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको मुझसे पूछना चाहिए कि कब जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता। अब आप अगर देखें तो टीनेज के बाद जैसे अडल्टहुड आई है, और आप देखोगे सबके टीनेज के वो सारे हार्मोन सेटल होते हैं, आपकी स्किन बड़ी रिफ्रेशिंग हो जाती है, एक्नी सेटल हो जाती है लोगों की, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो उसके बाद डिक्लाइन पे भी जाती है। तो जब वो डिक्लाइनिंग स्टार्ट होनी है, दैट इज़ अर्ली 30s, तब आप जाएं एस्थेटिशियन के पास, कंसल्ट करें, अपनी स्किन के रूटीन स्टार्ट करें, नॉट रेगुलरली बट मंथली बेसिस पे, और 6 मंथली इवैल्यूएशंस ये ज़रूर लें, ताकि आप उन प्रोसीजर्स की तरफ जाएं जो कि रीजनरेट कर रहे हैं आपकी स्किन को, जो हेल्दी बना रहे हैं, यंग बना रहे हैं, ताकि आप टाइम से पहले बूढ़े ना हो। अच्छा, स्किन की आपको अपनी केयर करना आफ्टर 20 स्टार्ट कर देनी चाहिए या आफ्टर 30 आपको स्टार्ट करनी चाहिए, या ये प्रोसीजर्स लेने चाहिए? देखिए, स्किन केयर तो है ना, वो तो टीनेजर्स के लिए भी है, ठीक है। अब स्किन केयर के अंदर आप किस टाइप की केयर करें, जो बेसिक केयर है वो तो सबको करनी चाहिए, लाइक वो मेल्स हो या फीमेल्स हो। फिर अगर आप कहते हैं कि एंटी एजिंग, ठीक है, और या स्किन के इश्यूज ना आपको फेस करने पड़े, जैसे रिंकल हो गए, मलाज्मा हो गया, ठीक है, ये सारे अगर इश्यूज अगर आपने फेस नहीं करने, तो उसके लिए है कि आप अर्ली 30s में अपनी एक स्किन केयर रूटीन बना लें और एस्थेटिशियन के पास जाएं, प्रोसीजर स्टार्ट कराएं, जैसे रीजनरेटिव है, पीआरपी होगी, माइक्रो नीडलिंग होगी, ग्लो कॉकटेल्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपको आपकी स्किन को नरिश कर रही हैं, तो आप भी स्टार्ट करें। तो अब अभी आपने स्किन केयर की बात की, तो ऐसे कौन से 3 बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि हर किसी की डेली स्किन केयर रूटीन का पार्ट होने चाहिए? सो आई विल इम्पोज दिस के रादर मेन हो या वुमेन, सबके लिए ये है कि आपके पास सबसे पहले एक बहुत अच्छा सनब्लॉक होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। तीसरी चीज़ विटामिन सी फॉर ग्लो, एंड चेरी ऑन द टॉप रेटिनॉल। रेटिनॉल आप अर्ली 30s में स्टार्ट कर लें। अच्छा, अभी आपने रेटिनॉल की बात की, तो रेटिनॉल की आजकल बड़ी हाइप क्रिएट है। तो डॉक्टर सना, सबसे पहले तो ये बताएं कि रेटिनॉल बेसिकली क्या है? रेटिनॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ अगर आप रेटिनॉल का सीरम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ कौन-सी ऐसी क्रीम दूसरे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसी तरह अगर आप रेटिनॉल की क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो कौन-सा ऐसा सीरम है जो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और कौन-सा ऐसा है जो साइड इफ़ेक्ट दे सकता है? और कितनी क्वांटिटी में आप रेटिनॉल यूज़ करेंगे? क्योंकि एक्सेसिव तो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो वो चीज़ देगी, बेनिफिट तो नहीं देगी। अच्छा, रेटिनॉल बेसिकली अगर आम जुबान में आप कहें तो ये विटामिन ए की एक फॉर्म है, अच्छा। और विटामिन ए की ना डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल है दैट इज़ रेटिनॉल। रेटिनॉल। रेटिनॉल के अंदर हम कहते हैं कि जो जितनी भी क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स या सिरम्स हैं उसके अंदर रेटिनॉल की परसेंटेज लेस देन 1% हो, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। अब अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो रेटिनॉल के पहले तो पता होना चाहिए कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो रेटिनॉल क्या करती है, आपके रिंकल, एक्नी, हाइपरपिगमेंटेशन और लूज स्किन को ठीक करने में हेल्प ओके। करती है। तो क्या होगा, एंटी रिंकल इसका इफेक्ट हो गया, आपकी स्किन की हाइपरपिगमेंटेशन को कम किया,
एक्नी को ट्रीट करने में हेल्प किया और उसके बाद आपकी स्किन को टाइट किया। ये जी। रेटिनॉल ने किया। अगर आपने स्टार्ट कर लिया इसको टाइमली तो ये सारे इश्यूज आपने फेस नहीं किए, या फिर अगर आप कर रहे थे फेस तो ये मिनिमम हो गए, और उसके साथ फिर आपने कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट अपने एस्थेटिशियन से कंसल्ट करके स्टार्ट कर लिया। अब आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट रेटिनॉल का ये कि ये ड्राइनेस कॉज करता है, ये रेड पैचेस कॉज करता है। तो इसीलिए हम जब भी रेटिनॉल देते हैं तो हम कहते हैं कि साथ में आप मॉइस्चराइजर को हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज करें। जैसे कि आपने कहा कि क्या क्या इसके साथ यूज कर सकते हैं, तो आप इसके साथ नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स यूज कर ठीक है। सकते हैं। मॉइस्चराइजर कोई भी हाइड्रेटिंग अच्छा यूज कर सकते हैं। जो नहीं यूज कर सकते वो विटामिन सी है, और विटामिन सी इसलिए बिकॉज वो ड्राइनेस कॉज करता है। तो फर्दरली आपको ऑलरेडी एक साइड इफेक्ट है कि रेटिनॉल का कि वो ड्राई करता है, तो विटामिन सी और ड्राइनेस कॉज करके उसके साथ, इसलिए हम कहते हैं कि आप मत यूज़ करें। एक मतलब ये बहुत एक छोटी सी अगर मैं आउटलाइन दूं तो वो ये है। उसके अलावा अगर कितने टाइम पीरियड के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, या लॉन्ग लास्टिंग आप हमेशा के लिए इसको यूज कर नहीं, सकते अगर हैं? आप बिगनर हैं, जैसे कि आपने आज स्टार्ट करना है रेटिनॉल, तो आपने इसको एक्सेस में यूज करना नहीं है। ठीक आपने है। वीक में पहले 2 टाइम्स स्टार्ट कर दें, लेस देन 1%। और आप बिगनर्स के लिए तो मैं कहती हूँ 0.25% से आप स्टार्ट करें। ठीक है, आपको आप देखें जो भी आप सीरम ले रहे हैं उसके अंदर कॉम्पोजिशन ऊपर मेंशन होती है, तो उसमें आप परसेंटेज देख लें रेटिनॉल की। आप वीक में ट्वाइस स्टार्ट करें। देन जब आपकी स्किन कंफर्टेबल हो जाती है उसके साथ और आपको फील होता है कि सूट कर रहा है मुझे, तो फिर आप उसको फर्दरली ऑल्टरनेट डेज पे ले आएं। देन यू कैन यूज डेली, तो इट्स फाइन। ठीक है, हम डेली यूज कर सकते हैं। और रेटिनॉल हमको इवनिंग टाइम में यूज करने या मॉर्निंग टाइम में भी बिफोर डूइंग मेकअप आप यूज कर सकते हैं? रेटिनॉल आप वैसे नाइट टाइम रूटीन का अपना पार्ट बना लें तो ठीक है। इट्स गुड। बट ये है कि जो हम किसी भी अच्छे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर के साथ कॉम्बिनेशन में आप यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर सना, अभी आपने सन ब्लॉक का भी जिक्र किया, तो सन ब्लॉक क्या मेंस के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है यूज़ करना? क्योंकि सब ऑफ कोर्स एक्सपोजर उनका ज़्यादा होता है सन का, तो क्या उनके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल। अगर आप बात करें ना मेल्स और फीमेल्स की, तो 99% जो मेल हैं दे आर वर्किंग एंड दे आर गोइंग आउट, और इसलिए उनको भी सन एक्सपोजर हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसके लिए अच्छा है कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि लोगों को क्योंकि पता ही नहीं है सन ब्लॉक यूज़ करना, तो मैं कहती हूँ आप आज ही शुरू कर लें। और फिर लोग कहते हैं जी ब्रांड और ये सब, मैं कहती हूँ कोई तो सन ब्लॉक यूज़ करें, कुछ तो प्रोटेक्शन स्टार्ट होना, देन यू कैन कंसल्ट एंड यू कैन अपग्रेड योर सन ब्लॉक। बट अगर कोई भी आप सन ब्लॉक यूज़ करेंगे, मिनिमल प्रोटेक्शन वो आपको देगा। क्योंकि जिस तरह के हमारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस चल रहे हैं, आपने ये देखा होगा कि सूरज की जो रोशनी है उससे बहुत ज़्यादा डिजीजेस बढ़ रही हैं। ठीक है, हमारे पास दिन ब दिन जो है सन टैन, अनइवन टोन, एक्नी ड्यू टू सन एंटीजेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई हैं। तो इन सब के लिए आप एटलीस्ट जो बेसिक स्टेप है ना वो सन ब्लॉक है, वो आप एक अच्छा स्टार्ट करें, उसके बाद आप फर्दर ट्रीटमेंट ले अच्छा सकते हैं। डॉक्टर सना, आजकल आईवी ड्रिप्स जिसको हम ग्लोइंग ड्रिप्स भी कहते हैं, तो सबसे तो पहले ये बताएं कि इनमें कौन से विटामिन्स यूज़ होते हैं और ये कब कब हम यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सी फेमस सेलिब्रिटीज़ इसको प्रमोट करती हुई नज़र आती हैं मीडिया में कि गो फॉर इट, अगर आपको इंस्टा ग्लो चाहिए या इंस्टेंट आपको फेयरनेस चाहिए, ओवरऑल बॉडी वाइटनिंग चाहिए, तो इसकी तरफ ज़रूर जाएं। तो इसका क्या वाकई कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और क्या ये वाकई बेनिफिट है आपके लिए? हाँ, पता है हम इससे अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें ये गोरे रंग को लेके जो एक टैबू है ना, वो बहुत ज़्यादा है। किसी काला नहीं होना, बस गोरा दिखना गोरा है गोरा हमें। होना, तो हाँ। जब सेलिब्रिटीज़ इसको प्रमोट करती हैं तो फिर लोग कहते हैं यार दिस इज़ द वे, वी शुड गो फॉर इट। डेफिनेटली इसके अंदर रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये हमेशा कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है। लाइक हमने आईवी भी ग्लो कॉकटेल्स देते हैं, साथ में हम ऑइंटमेंट लगाने के लिए भी दे रहे हैं, टैबलेट खाने के लिए भी दे रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन से होता है कि 10% आपको एक चीज़ से फ़र्क पड़ा है, 15% दूसरी चीज़ से, 20% तीसरी चीज़ से, तो आपकी स्किन टोन बेहतर हो जाती है। अब अगर बात ये कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो आई ऑलवेज गो फॉर ग्लो। हम्म। क्योंकि ग्लो ठीक है, ग्लो अच्छा, ग्लो का मतलब क्या है? लोग समझते हैं कि क्या अच्छा चिट्टा होना, वाइट होना, वाइटनिंग, हाँ। और एक तरफ वो आ जाता है गोरा होना, और एक तरफ आ जाता है जी ग्लो। तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, और मैं किस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ? देखिए, आपकी अपनी जो स्किन टोन है, अगर वो टैनिंग की वजह से अनइवन हो गई है या सन एक्सपोजर की वजह से, तो उसके आप एक एक टोन, आप एक बैलेंस टोन में आ जाते हैं, एक दो टोन्स ऊपर आ जाते हैं, एक ग्लोइंग, आपकी स्किन फ्रेश लग रही है, वो ग्लो सा एक आ गया है, दैट इज़ गुड।
ठीक है, वो आपकी जो हम आईवी लगा रहे हैं ड्रिप्स, उसमें ग्लूटाथायोन भी होता है, ठीक है। विच इज़ आपके लिवर भी ग्लूटा प्रोड्यूस करता है। तो लोग ठीक। जब कहते हैं ना कि ग्लूटा इज़ हार्मफुल एंड ऑल, यस, आप देखें एक एक वो बहुत ही थिन लाइन होती है चीज़ों की हुँ, ना, कि आपने कितनी क्या चीज़ देनी है। अब एक नॉर्मल आप कहीं भी जाएं और इतनी इजीली अवेलेबल हो गई हैं ग्लो ड्रिप्स, इतनी इजीली कि लोग जाते हैं और बस लगवाए, और नहीं, इनके हुँ, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। आप एक टेस्ट डोज लें, ठीक है। आप एक डॉक्टर के पास जाएं, हुँ, उससे लगवाएं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई एडवर्स रिएक्शन हो गया तो वो उसको मैनेज कर सके, क्योंकि आप एक चीज़ अच्छा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन को, और हाँ, रिवर्स हो और वो गया। हाँ, रिवर्स हो हाँ। जाती है, तो वो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये कि इफ़ेक्टिव ये डेफ़िनेटली है, और जो ग्लो ड्रिप्स होती हैं वो सिर्फ ग्लूटाथायोन नहीं होता उसमें, उसमें बाकी भी स्किन ब्राइटनिंग और ग्लो के एजेंट्स होते हैं। हुँ, उसके अंदर डिफरेंट विटामिन्स होते हैं। अब विटामिन सी जो है वो बूस्ट करता है आपके स्किन के ग्लो को। मतलब अगर किसी पेशेंट में हम खाली विटामिन सी भी लगाते आए भी तो बहुत अच्छा ग्लो आता है, और मैंने क्लाइंट्स के अंदर देखा है ये। हुँ। तो अच्छा डॉक्टर सना, ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है और कितने सेशंस के बाद क्लाइंट को लगता है कि हाँ, हमें इम्प्रूवमेंट आ रही है? अच्छा, ये डिपेंड कर रहा है कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, बट रफली जो अगर आप भी बात करें, डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट टाइम रेंज है, बट रफली ये 1 to 1.5 ईयर्स तक रहते हैं, और हुँ, आपने मिनिमल 6 to 10 सेशंस का कोर्स करना होता है, हुँ। एंड देन इट गिव्स अ गुड रिजल्ट। और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, डेफिनेटली वो आपके हमने कुछ चीज़ आपके अंदर इंसर्ट की है, उसकी लेवल बढ़े हुए हैं जब तक, तो डेफिनेटली आपको ग्लो मिल रहा है। और अच्छा ये रिज़ल्ट। वैसे ही है जैसे आप मल्टीविटामिन लेते हैं यार, हुँ। ठीक है, आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो आपकी हर चीज़ फिट जा रही है। जब हाँ, जब जब आप आपने मल्टी, हाँ, खाना छोड़ दी तो तो हाँ। तो उसका एक टाइम तक ही रिजल्ट रहेगा। अच्छा डॉक्टर सना, आजकल क्या हमेशा से एक्नी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स टीनेजर्स में बहुत देखने को मिलते हैं, और जाते जाते पीछे स्कार्स भी छोड़ जाते हैं और ओपन पोर्स भी रह जाते हैं। तो पहले तो इसके कॉजेस बताएं कि क्यों ये होता है, और दूसरा अगर ये हो गया है तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है, फर्दर इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अच्छा, अगर आपकी एक्नी की बात करें, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, तो ये बहुत ही वास्ट टर्म है, ठीक है। हम्म। अब एक्नी की कोई एक वजह नहीं हो सकती। पहले तो हमें ये रूल आउट करना है कि जी किसी इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है, किसी स्किन डिजीज़ की वजह से तो नहीं है, हार्मोनल है कि नहीं है, सन रिलेटेड है, या कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है, या किसी चीज़ से आप एलर्जिक हैं, तो ये सारी चीज़ें तो अच्छा आपको डॉक्टर एक्नी सना, कॉज क्या ये करें। जेनेटिकली भी हो सकता है? नहीं, एक्नी इज़ नॉट जीन्स रिलेटेड। और ब्लैक हेड या वाइट हेड्स? दीज आर जस्ट लाइक आपकी पोर्स अगर ओपन हम्म। हैं तो वो ज़्यादा एक्सपोज हो रही हैं, ठीक है, और वो आपकी जो है ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, वाइट हेड्स बन रहे हम्म। हैं, दैट इज़ टोटली अप टू योर ओन स्किन हम्म। आपकी। लेकिन ये इसमें ना डिफरेंट चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे कि हम्म। इन्वायरमेंट का भी हो जाता है, वेदर का भी होता है। गर्मियों में आपकी स्किन ऑयली हो ओह, जाती है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है, तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। और फिर आपने टारगेट करना होता है फैक्टर को, इसके लिए कुछ पहले हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने एवेलुएट करना होता है, फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। और आपने जो मार्क्स की बात की है, इन मार्क्स के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। स्टैटिशियन के पास आप जाएं, अपनी एक्नी दिखाएं, ट्रीटमेंट एक्नी के लिए जैसे मैंने रेटिनॉल का बताया था, हम्म। तो दैट इज़ गुड। फिर हम उसके साथ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस की तरफ जाते हैं। तो ये स्लो स्टेप प्रोसेस होता है, कॉम्बिनेशन थेरेपीज होती हैं, एंड इट्स गुड कि अगर आप टाइमली चले जाएं और टाइमली इनको कर लें तो आपके फिर निशान नहीं रहते। और हम्म। ये एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है कि जी पिंपल को फाड़ देंगे, पॉप हाँ, आउट कर देंगे, तो फौरन ये से सेटल खत्म हो हो जाएगा। हाँ, हाँ। सेटल नहीं। सबसे ज़्यादा निशान उन्हीं पिंपल्स का रहता है जिनको आप पॉप आउट करते हैं। तो हम्म। अब बेहतर है कि आप जो है उसको हील होने का टाइम दें। किसी भी चीज़ को आप हील होने का टाइम देंगे तो हीलिंग के जो टाइम है उसमें वो रिकवर कर जाता है। अब जैसे आपने हार्मोनल इम्बैलेंस का जिक्र किया, तो आजकल तो हर दूसरी लड़की का हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, और हर दूसरी लड़की फेशियल हेयर के बहुत फेस कर रही है प्रॉब्लम। तो मुझे बताएं, लेज़र कितना अफेक्टिव है फेशियल हेयर को रिड्यूस करने के लिए या कम्प्लीटली कट डाउन करने के लिए? अच्छा, अब कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली जब हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन चल रही है तो हम उनको एक रिव्यू देते हैं टू द गायनेकोलॉजिस्ट। हम्म। हम उनकी गायनेकोलॉजिस्ट से उनके ब्लड सैंपल्स, हार्मोनल प्रोफाइल सब अल्ट्रासाउंड करवा के पूरी एक प्रोफाइल बनाते हैं। फिर उसके बाद हम उनकी देखें, ये जो मैं ये कहती हूँ कि जितना जो आपकी डोमेन है ना, हम्म। उसके बाद अगर आपको कहीं से एक्सपर्टीज चाहिए, गो फॉर इट। मतलब हम्म। अगर मैं एक चीज़ है जो कि मेरी डोमेन से बाहर है, पीसीओएस इज नॉट माय डोमेन, तो मेरा एस्थेटिक्स वहाँ पे स्टार्ट होता है जब मुझे पता है कि पीसीओएस ट्रीट होंगे, हार्मोनल बैलेंस स्टार्ट होगा। मतलब
इम्बैलेंस है वो बैलेंस होना शुरू हम्म। होगा, तब मैं अगर लेजर करूंगी तो उसके अच्छे बाद रिजल्ट अच्छे भी रिजल्ट्स भी आएंगे। आएंगे, तो हाँ। मुझे क्लाइंट में अगर रिजल्ट चाहिए तो आप इसलिए मुझे डेविएशन देनी पड़ती है दूसरे डॉक्टर के पास। तो अब आप बात करें कि पीसीओज में आपको पता है हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है आजकल, टीनेजर्स को पीसीओज का बहुत इशू है। हम्म। और जैसे आपकी हार्मोनल बैलेंस स्टार्ट होता है, पीसीओज की मेडिकेशन स्टार्ट होती हैं, उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उनको रिकमेंड कर देती है कि ठीक है अब आप ले सकते हैं लेज़र हेयर ट्रीटमेंट। तो फिर हम लेज़र की उनके सेशन स्टार्ट कर देते ठीक हैं। है। अब लेज़र के ना डिफरेंट सेशंस होते हैं, 3 to 4 वीक्स अपार्ट एक सेशन होता है। और इस सेशन में होता क्या है कि लेज़र की जो रेडिएशंस हैं वो जो है वो आपकी जो हेयर का जो फॉलिकल होता है उसको वहीं पे डोमेंट कर देते हैं, ठीक है। मतलब रेस्ट पे ले जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका बाल ग्रो नहीं करता दोबारा, बट स्लो प्रोसेस है, मंथली विजिट्स हैं और ऑलमोस्ट लाइक 10 to 14 सेशंस के अंदर आपको रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने लग पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपने आज एक लेज़र का सेशन आप लिया कि आपके जी मेरे रिड्यूस बाल, होना हाँ। स्टार्ट, हाँ। तो आपका क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अब उस आहिस्ता आहिस्ता में क्या है कि जी पहले रिड्यूस होंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, जहाँ 10 बाल आ रहे थे वहाँ 2 आएंगे, ठीक है। फिर 1 आएगा, फिर इस तरह। तो कुछ एरियाज है स्किन के जहाँ पे जल्दी इफेक्ट आता है, जितना मोटा और काला बाल होता है उतना जल्दी लेज़र का इफेक्ट बेसिकली आता ये है। हेयर की ग्रोथ के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। जी ऐसे ही है। लेकिन इसको क्या हम वैक्सिंग से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं नहीं, वैक्सिंग तो ये है कि आपने बाल को उसकी जड़ से निकाल दिया, वो हुँ, जड़ दोबारा आ गई, ठीक है। हुँ। तो उसमें तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है, दोबारा आ गई क्योंकि है। ये मिथ बनी हुई है कि बाल रिड्यूस या खत्म हो जाते हैं वैक्सिंग करने से और नहीं लेज़र से। नहीं नहीं, वैक्सिंग कैसे बाल की ग्रोथ को मतलब कम कर सकती है। हुँ, डेफिनेटली वो ये है कि चले जितना टाइम तक आपकी वो जो हेयर फॉलिकल है वो उधर से निकल गया है, तो हुँ, जितने टाइम दोबारा बनेगा वो उस वजह से आपको लगेगा कि कम है। हुँ। अब एक सारी जिंदगी के बाल है और एक फिर साथ साथ निकालने के बाद के बाल है, तो वो फर्क तो आएगा। अच्छा डॉक्टर सना, आजकल हर दूसरा बंदा, सेलिब्रिटीज़ को छोड़ें, हाउसवाइफ्स भी फिलर्स और बोटॉक्स करा रही होती हैं। तो पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएं, और क्या आप रिकमेंड करती हैं कि फिलर्स और बोटॉक्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और ये कितना इफेक्टिव है या कितना लॉन्ग लास्टिंग है? फिलर्स और बोटॉक्स की अगर आप बात करें ना तो बोटॉक्स जो है वो क्या है एक्चुअली। बोटॉक्स एक बॉटुलिन टॉक्सिन है, ठीक है, हुँ, जिसकी एक फॉर्म हम यूज़ करते हैं जो आपकी मसल्स को रिलैक्स कर देता है। और उस मसल रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी जो रिंकल्स और फाइन लाइंस है जो बन रही होती हैं वो बहुत स्मूथ हो जाती है, ठीक और है। वो बनती नहीं है एज सच आपकी, वो बिल्कुल मसल जो है रिलैक्स हो गया तो वो एक्सप्रेशन लाइंस नहीं आई। अब अगर आप बात करें फिलर्स की, तो फिलर्स क्या है, फिलर एक हाइलुरोनिक एसिड की डेरिवेटिव है। ठीक वो है। हम क्या करते हैं, वो एरियाज के अंदर जहाँ पे बहुत ही थिन लाइंस है, वो थिन रिंकल लाइंस वो हो गई, और जो डेप्थ वाले एरियाज हैं उनमें हम फिल कर देते हैं, तो वो आपको यंगर और फिलर लुक देता है। हाँ, और प्लम्बली लुक अगर देते हाँ हैं। फ्लावर लुक देता है। अब बाकी आपने बात की कि हाउस वाइफ भी, तो डेफिनेटली जब एक ट्रेंड है एक चीज़ का और उसकी कहें कि नॉलेज फैल रही है, तो फिर लोग इसलिए अवेयरनेस के साथ आते हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ही फिलर्स और बोटॉक्स को लेके एक मिसकंसेप्शन सी भी है कि अगर हम लगवाएंगे तो हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। नहीं, अगर आप शुरू से प्रिवेंशन स्टार्ट कर देते हैं एक चीज़ की, तो वो आपकी रिंकल्स और लूज स्किन और सैगिनेस वगैरह को वो टैकल करने में हेल्प करेगी। कितने टाइम पीरियड बाद आपको दोबारा बोटॉक्स कराना पड़ता है या फिलर्स करवाने पड़ते हैं? डिपेंड करता है प्रोडक्ट जो आप यूज़ करें, बट बोटॉक्स जो हैं उनका रफली 4 to 6 मंथ्स का इंटरवल होता है, ठीक है। और फिलर्स जो हैं उनका आप कह लें कि 6 to 12 मंथ्स का। अच्छा डॉक्टर सना, ये फेशियल थ्रेड्स क्या हैं? क्योंकि आजकल इसका भी बड़ा ट्रेंड इन है, तो फेशियल थ्रेड्स बेसिकली क्या है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अच्छा, फेशियल थ्रेड्स इसलिए इन है क्योंकि एक तो ये कि ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे रहा है, हुँ। मतलब फेशियल थ्रेड यहाँ पे 12 months to 18 months रफली ये दे रहा है ओह आपको टाइम। वाओ! तो हाँ। फिर लेडीज़ को क्या प्रेफर करती हैं कि अच्छा वो चीज़ जो कि हमें हम, 4 टू 6 मंथ्स दे रही थी, अब ये हाँ, 12 मंथ्स दे रही है, तो गो फॉर इट। तो वो फिर लोग इस वजह से थ्रेड्स की जाते हैं। अब हुँ, थ्रेड्स भी दो तरह के हैं। हुँ। एक थ्रेड्स वो होते हैं जो आप थ्रेड डालते हैं और वो उसी वक्त आपको इंस्टेंट लिफ्ट दे देता है फेस को। एक थ्रेड्स वो होते हैं जो आप डाल देते हैं और वो इसके इर्द गिर्द कोलेजन बना देते हैं और हुँ। स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। तो ये दो तरह के थ्रेड्स होते हैं और मार्केट में उन्हीं को यूज़ किया जा रहा है। अब थ्रेड्स को प्रेफर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट हुँ। है। थोड़ा सा अगर आप कहें तो क्योंकि आपका अपना कोलेजन भी बनता है, बूस्ट होता है, ठीक। तो वो एक अच्छी चीज़ है इसकी वजह तो से। इज़ इट पेनफुल प्रोसीजर और हाउ मच कॉस्ट इफेक्टिव दिस प्रोसीजर इज़?
कॉस्ट इफेक्टिव तो टोटली डिपेंड कर रहा है कि किस एरिया में लग रहा ठीक है। है, चाहे वो बोटॉक्स है, फिलर है या थ्रेड्स हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान के कोई ऐसे ब्रांड्स हैं नहीं इन चीज़ों के, तो हमें बाहर से ही इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट इसलिए इन चीज़ों की आ जाती है। ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सी कंट्री से मंगाए जा रहे हैं, किस टाइप के हैं। जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा वो उतना महंगा होगा, जितना ज़्यादा वो अप्रूव प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा वो महंगा होगा। तो ये एक चीज़ आ जाती है। प्लस तो आपने कहा कि पेनफुल की दूसरी बात की। अच्छा, पेनफुल ये है कि मेरे ख्याल से अगर आप एक एक्सपर्ट हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपने अपने पेशेंट का हर ट्रीटमेंट पेन फ्री बनाना है। जितना ज़्यादा मेरा क्लाइंट कंफर्टेबल होगा, जितना ज़्यादा मेरा पेशेंट जो है वो पेन फ्री होगा, उतना वो खुशी से प्रोसीजर कराएगा, ठीक है, उतना मेरा नाम बनेगा, उतना लोग प्रेफर करेंगे उस ट्रीटमेंट को। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो आजकल पेन फ्री नहीं हो सकता। आजकल हर चीज़ पेन फ्री हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हाँ, कौन कर रहा है। कौन कर रहे हैं और आप हाँ। क्यों नहीं कर रहे, आप पेन फ्री क्यों नहीं कर रहे। अगर आपने कोई भी प्रोसीजर करना है, बोटॉक्स करना है, फिलर्स करने हैं, थ्रेड्स करने हैं, आप मैक्सिमम पेन फ्री करें ना उसको, ठीक है, जितना पेन कम होगा, क्योंकि कोई भी आपके पास पेन लेने तो नहीं आ रहा, बिल्कुल। ठीक है, एंड नाइदर दे आर पेइंग फॉर द पेन, ठीक पेन, है। हाँ। पेन फ्री होगा तो वो खुशी से कराएंगे, तो पेन फ्री करना ज़रूरी है और होता है बहुत आराम से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोसीजर्स करती हूँ, आई मेक श्योर कि दे आर पेन फ्री। पेनलेस। अच्छा डॉक्टर सना, बहुत देखा जाता है कि बाल झड़ने लग जाते हैं बहुत मेल और फीमेल्स में, स्पेशली जो हेयर लाइन एरिया होता है या क्राउन एरिया होता है। लेकिन मेल्स में ऐसा क्यों हुआ है कि 30+ होते साथ ही आपके बाल झड़ने लग जाते हैं? इसके कॉजेज़ क्या हैं? अच्छा, मेल और फीमेल अगर आप दोनों की बात करें तो ये एक बाल झड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत वाइड है। हुँ। अब इसमें डिफरेंट वजूहात होती हैं। अगर आप आम ज़ुबान में कहें, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, एलोपेशिया है, कोई स्किन इशू है, उसकी वजह से अगर बाल गिर रहे हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ होगी। हुँ। फिर मर्दों में जो आपने स्पेसिफिकली बोला है ना, मर्दों में ये होता है पैटर्न बैल्डनेस बोलते हैं इसको। हुँ। ये कैसे ट्रैवल करती है, ये मदर के थ्रू आपकी जीन्स ठीक में है, ये आती है। जेनेटिकली हाँ, ये होता है। जेनेटिक है। और मेल्स के अंदर ये है कि ये जिनकी माओं के थ्रू ही आया है, तो फिर उसमें क्या है कि उनके बाल झड़ेंगे ज़्यादा, हुँ। और उनके बाल थिन एरियाज होंगे, थिन लाइंस होंगी जहाँ पे बाल हैं। तो आप इसका ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें, हम एज एस्थेटिक प्रोसीजर्स में अगर देखें, तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट पीआरपीज आ जाती हैं, हेयर ग्रोइंग कॉकटेल्स के साथ जो है, आप मीज़ोथेरेपीज़ आ जाती हैं, फिर उसके बाद स्टेम सेल थेरेपी आती है, एक्सोसोमल थेरेपी आती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे आप हेयर ग्रोथ को बूस्ट करें। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आगे इस टर्म में चले जाएं, तो फिर एंड पे जाके आप हेयर ट्रांसप्लांट जिसके बारे में सुनते हैं, तो वो है। लेकिन डिफरेंट सेशंस होते हैं ये हेयर पीआरपीज़ के, एक्सोसोमल थेरेपीज़ के, और वो जो हैं मल्टीपल सेशंस हैं, पेशेंस चाहिए उसके लिए, और हुँ। रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा डॉक्टर सना, हेयर पीआरपी एक्चुअली होता क्या है? और ये क्या पेनफुल प्रोसीजर होता है? और ये कितना इफ़ेक्टिव होता है कि आपके बाल दोबारा से रीग्रो होंगे? अच्छा, हेयर पीआरपी एक्चुअली ये है कि आपके प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स हैं, वो हमने आपके ब्लड से लिए हैं, और उनको फिर हमने सबडर्मली उनको माइक्रो नीडलिंग के थ्रू एब्जॉर्ब करा लिया है बालों के अंदर। अब इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं विद हेयर ग्रोइंग कॉकटेल्स, वाइटामिन, ठीक है, बायोटिन, ये सारी चीज़ें इनकी हम सपोर्ट लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, नरिश करता है हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं उनको, और रीग्रोथ कराता है जो कि ऑलरेडी फॉलिकल्स हों। इसके अंदर ही फर्दर जो मैंने आपको कहा कि स्टेम सेल्स आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सोसोम्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसी में हेल्प करेंगे। और पेन फ्री होता है क्योंकि डेफिनेटली आप उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं या टॉपिकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सना, हेयर पीआरपी तो लोगों ने करा ली, लेकिन इसके प्रिकॉशंस क्या, आप क्या प्रिकॉशंस देती हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जिनके 1-2 सेशंस के बाद अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जिनका एक सेशन के बाद रिजल्ट अच्छा तो आया लेकिन फर्दर रिजल्ट अच्छा आना रुक गए। तो वो क्या प्रिकॉशंस हैं, या क्या कुछ वो ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं या ऐसा फूड इनटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा? अच्छा, हेयर पीआरपी के लिए बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम ब्लड टेस्ट लेते हैं। बेस लाइन्स लेनी बहुत ज़रूरी है ठीक कि है। क्या आया वजूहात जो हम समझ रहे हैं वही हैं कि कुछ और हैं। हुँ। प्लस फिर इसमें फैक्टर्स ये आ जाते हैं कि हम जो कॉम्बिनेशन देते हैं, कुछ शैम्पू का, सीरम का, ठीक है, टैबलेट्स का, ओरल, ये सब स्टार्ट करनी होती है। तो फिर पेशेंट की कंप्लाइंस चाहिए होती है। दूसरा ये कि एक सेशन जो है वो हम कर रहे होते हैं 2 to 4 वीक्स अपार्ट, डिपेंड कर रहा है पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। तो उस सब में ये आ जाता है कि अगर कंसिस्टेंट है
पेशेंट, ठीक है, और जितना टाइम हम उसको दे रहे हैं, जो जो चीज़ें मेडिकेशंस लगाने के लिए, खाने के लिए, वो उनको यूज़ कर रहा है, तो उसके साथ रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। बाकी ये है कि कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल्स होती हैं, तो फिर हम उनको वो मना कर देते हैं कि आपने ये यूज़ नहीं करने। डाइज हम बता देते हैं कि आपने अगर डाई करे अपने बाल तो ये वाले डाइज यूज़ कर ठीक सकते है। हैं, ये नहीं कर सकते। वो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हम फिर प्रॉपर उनको गाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट मल्टीपल सेशंस होते हैं, 6 to 10 सेशंस हैं, और पेशेंस के साथ ग्रोथ होती है बालों की। कितना लॉन्ग लास्टिंग ये रिजल्ट देता है अपना? ओके, इसको बार बार करवाना पड़ता है आपको, इसके एक अगर आपने 6 सेशंस ले ली और अच्छा रिजल्ट आ गया, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप दोबारा से नेक्स्ट ईयर इसको दोबारा ले रहे हैं? देखिए, अगर आपने अचीव कर ली अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, तो फिर रिजल्ट्स अचीव करने के बाद आपको क्या चाहिए? आपने उनको मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने में ये है कि फिर आप 3 मंथली विजिट पे आ जाते हैं, ठीक है। आप जहाँ मंथली विजिट पे आते हैं, ठीक है। 3 मंथली पे आ गए, 6 मंथली पे आ गए, ईयरली पे आ गए। आपने अब उसको मेंटेन रखना है, और मेंटेन तो आपको हर चीज़ को रखना पड़ता है ना। आप खाएंगे, मतलब आप हेल्दी खाएंगे, क्लीन खाएंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो एक अच्छी फॉर्म में रहेगी। तो उसी तरह है कि आपने फिर मेंटेन तो हर चीज़ को रखना होता है। तो इट्स ऑल दैट नीड्स इज मेंटेनेंस, और वो उसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट की तरह एक्सपेंसिव है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है? हेयर पीआरपीज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और ये इजीली अफोर्डेबल है, हर अफोर्डेबल कोई है, हाँ। करवा क्योंकि सकता इसमें है। ज़्यादा ज़्यादा जो चीज़ यूज़ हो रही है वो आपके अपने सेल्स यूज़ हो रहे हैं, अपना ब्लड है जिससे हम ले रहे हैं प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स। तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अच्छा डॉक्टर सना, एस्थेटिक प्रोसीजर्स के रिलेटेड आप अपने पेशेंट्स को या जो आपको सुन रहे हैं, कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो आप दूर करना चाहेंगी? मिसकंसेप्शंस में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि पेशेंट्स ना बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड्स के साथ आते हैं, ठीक है। ठीक है। हमें खुशी होती है अगर हमारे पास वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आए जो कहे कि जी मैं एंटी एजिंग प्रोसीजर्स लेना चाह रही हूँ, या कोई इवेंट आ रहा है, मैं अपनी स्किन को अच्छी फॉर्म में फ्रेश लेके आना करना चाह रही हूँ, चाहते हैं, हाँ, हाँ। या मैं ग्लो की तरफ जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा चाह रही हूँ अपने लिए। और उसकी एजुकेशन जो है मीडिया के थ्रू हुई हुई है, डिफरेंट, उसको अपनी स्किन का ख्याल है, वो इसलिए आ रहा है। दैट इज़ वेरी गुड, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर जो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आता है जो अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आ जाता है कि जी आप हमें ऐसा कर दें, वैसा बना दें, कंपेयर करेगा डिफरेंट मॉडल्स के साथ, ठीक है, और बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आएगा। आप उसको मना भी करेंगे, आप उसके फेवर में उसको गाइड भी कर रहे होंगे, लेकिन उसने अपना एक माइंड बना लिया। और वो क्यों बनाया? सोशल इनसिक्योरिटीज। हमें ना लोग हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज डालते हैं। और हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत है ना, हाँ, मॉडल से, नहीं, मीडिया हम लोग पर्सन ना से। अनकाइंड है, हम्म। ठीक है, हार्श है हम लोग, ठीक है। मैं गुजरूंगी, मैं कहूंगी अच्छा तुम्हारी आंखें से, ओह तुम्हारी आंखें से, तुम ये क्यों नहीं करा लेती? हाँ। नहीं, एवरीवन इज ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। यस, बूस्ट कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं इफेक्ट्स को, ठीक है। किसी को कुछ चाहिए तो रियलिस्टिक साइड पे मुझे कोई मसला नहीं है। मैं खुद, क्योंकि देखें आई एम प्रैक्टिसिंग एस्थेटिशियन, तो मेरा तो ये काम है रोज का। मैं बिल्कुल। फिलर्स भी करती हूँ, बोटॉक्स भी करती हूँ, थ्रेड्स भी करती हूँ, लेकिन एक लिमिट के अंदर कि जहाँ पे वो आर्टिफिशियल लुक ना आए, बहुत ही नेचुरल सटल रहे, कि आपकी खूबसूरती खूबसूरती लगे, बजाय इसके कि वो ओवरडू हो के बहुत ही आप फेक लुक आने लग यस जाए आपकी। डेफिनेटली हाँ। फेक लुक भी आती है, और फिर उससे दूसरे लोग भी डर के वो प्रोसीजर की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर सना, मूविंग टूवर्ड्स एंड, आजकल तो हर डॉक्टर एस्थेटिक प्रैक्टिस कर रही हैं, तो हमें कौन से स्टेप्स या कौन से पॉइंट्स देखते हुए किस डॉक्टर के पास, हमें कैसे पता चले कि हमें किस डॉक्टर के पास जाकर एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाने चाहिए? अच्छा, क्योंकि एस्थेटिक्स का ट्रेंड ज़्यादा है, तो लोग इसमें कोर्सेज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ गुड, ठीक है। बाकी कि चूज़ करना, तो चूज़ वाइजली करें। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप इजीली देख सकते हैं उनके पेजेस पे जाके कि कंपेरेबल रिजल्ट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, क्योंकि बिफोर आफ्टर के आप रिजल्ट्स देखें, फिर आप जाएं, कंसल्टेशन बुक करें, मिलें, बात करें, और जो आपको कन्विंसिंग लगे, क्योंकि डेफिनेटली कंसल्टेशन में ये कि आप उस डॉक्टर से मिलते हैं, आप बात करते हैं, और वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड गाइड कर करता रहा है। है। डॉक्टर वहाँ पे होना भी चाहिए, बिकॉज ऐसे नहीं है कि आप जा रहे हैं, डॉक्टर का असिस्टेंट आपके प्रोसीजर्स कर रहा है बिल्कुल और ऐसे है, डॉक्टर हाँ। है नहीं। तो डॉक्टर के साथ बुक करें कंसल्टेशन, वो आपको टाइम दे, आपको समझाए, एलैबोरेट करे, फिर आप उसके डेफिनेटली ऑफिस में जाते हैं, तो एक जगह आपको पता चल रही होती है कि यहाँ पे ये प्रोसीजर्स प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो इज और मतलब ये हाइजेनिक एनवायरमेंट, वे हाँ, में हो रहे हाइजेनिक। हैं। दिस इज क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स के थ्रू होता है।
बहुत ज़्यादा अनसुपरवाइज़ ये जगह चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं। तो आप जाएँ और फिर ये तो आप एस्थेटिशियन चूज़ करते हुए ये चीज़ें देख हुँ। रहे हैं ना। प्लस ये है कि आजकल बहुत एक सर्कल सा एक छोटा-सा ही है ना कि हुँ, एक बंदा प्रोसीजर करा के आएगा, वो उसके कोई ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूसरे को देगा, ठीक बिल्कुल, है? और वो पॉज़िटिव रिव्यूज़ आगे जाएँगे, इसी तरह वर्ड ऑफ नेगेटिव माउथ है, हाँ, हाँ। ठीक है? नेगेटिव भी आगे जाएँगे। तो बेहतर है कि जब आप ये पॉज़िटिव रिव्यूज़ या नेगेटिव रिव्यूज़ सुनें तो उनको देखें, जाएँ, समझें और मैं ये सबको सजेस्ट करूँगी कि टाइमली अपनी जो रूटीन है स्किन केयर की, अपने एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, वो स्टार्ट कर लें। आई थिंक स्टिच इन टाइम सेव्स 9 तो इसलिए बेहतर है कि आप टाइमली ये अपनी स्किन केयर रूटीन बनाएँ और एस्थेटिशियन के पास जाएँ और अपना ख़्याल रखें, लुक ब्यूटीफुल एंड स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, अपने इतने इम्पोर्टेंट वक़्त से हमें थोड़ा-सा टाइम देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम और आपने इतने प्यार से बुलाया, इसीलिए मैं ये उन सबको मैसेज भी देना चाहती हूँ लोगों को जो रेडवुड के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे कांटेक्ट करेंगे। सो वी आर ऑफरिंग फ्री कंसल्टेशंस टू ओह देम वाओ! थैंक यू। एंड दिस इज़ अ गिफ्ट टू रेडवुड एम्प्लॉयज़ के उनकी फैमिलीज़ और रेडवुड के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए 20% ऑफ का डिस्काउंट भी है, तो ज़रूर ज़रूर आएँ। आएँ। Thank you so much, Dr. Sana. माय Thank you, प्लेजर। everyone. Keep glowing, keep shining because your skin deserve the best, and so do you.